जे मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम संख्या की परिभाषा पढ़ी थी। संख्या की परिभाषा के बाद हमने अंक पढ़ा था। अंक दो अंक की, एक अंक की संख्या, उसके बाद दो अंकों की संख्या सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके से तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, इस तरीके से छोटी बड़ी। उसके बाद हमने जातीय मान पढ़ा था, उसके बाद हमने स्थानीय मान पढ़ा था। यहां तक हमने क्लियर किया था। साथ में हमने एक चीज पढ़ी थी, संख्या लेखन। संख्या लेखन पढ़ी थी, जिसमें परिभाषा लिखवा दी, और तीन रीतियां थी। तीन रीति में एक रीति हमने पढ़ी थी। तो मैं बता देता हूँ संख्या लेखन किसे कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ से यहाँ इसकी तीन रीतियां थी, जिसमें से एक रीति पढ़ी थी और दो पद्धतियां पढ़नी रह गई थी, और कोई टेक्निकल इश्यू आया था, इसलिए हमने उस क्लास को वहीं पे एंड किया। लेकिन आज इस क्लास को पुनः अपन वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ी थी। तो इससे पहले सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी पहले जो इस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले वाली पूर्व वाली क्लास को पढ़ें, फिर इस क्लास को पढ़ेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों। तो शुरू करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। संख्या लेखन कल हमने परिभाषा पढ़ ली थी, पुनः एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। संख्या लेखन कहेंगे किसको? तो संख्या लेखन किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा हमने कल लिखी थी, एक बार पुनः बता देता हूं। ऐसी संख्या, यानी शब्दों में लिखी गई संख्या या शब्दों में बोली गई संख्या को पुनः अंकों में लिखकर प्रकट करना क्या कहलाएगा? संख्या लेखन कहलाएगा। मित्रों, इसकी तीन रीतियां होती है, यानी तीन पद्धतियां होती है। एक होती है भारतीय पद्धति, एक अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और तीसरे नंबर की आएगी जो रोमन पद्धति होगी। हमने भारतीय पद्धति पढ़ ली थी, आप पिछली क्लास को कंटिन्यू करें, वहां से आपको मिल जाएगी। फिर हमने दूसरी पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो पढ़नी थी वह आज शुरू कर रहे हैं। किसी टेक्निकल इश्यू के कारण कल नहीं हो पाई थी, तो वो अभी करते हैं। इससे पहले मैं आपको तीनों पद्धति के नाम यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहली रीति कौन सी थी, यानी पहली पद्धति भारतीय पद्धति थी, जिसे हमने पढ़ लिया था, भारतीय पद्धति। फिर कौन सी आ जाएगी मित्रों? दूसरी आ जाएगी अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। किताबों में आपको अंतरराष्ट्रीय देखने को मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। फिर एक जो होगी वो अपनी रोमन पद्धति हो जाएगी, तीसरी जो हो जाएगी रोमन हो जाएगी, रोमन पद्धति। अब आपको इस क्लास में हम यहां तक तो पहले पढ़ लिए थे, अब यहां से शुरू करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति किसे कहेंगे? अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम कंटिन्यू करेंगे, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या होगा मित्रों, मैं आपको समझाता हूं। कल हमने इसमें पढ़ा था इकाई, किसमें? भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लेना, इकाई आएगी, फिर दहाई आएगी। उदाहरण भी समझाऊंगा मैं आपको कैसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी आएगा, 10,000 भी आएगा मित्रों। परंतु ध्यान रखना, यहाँ जैसे ही लाख होगा, लाख न होके मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? मिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। अब मैं मित्रों आपको समझाता हूं। मिलियन के बाद बिलियन आ जाएगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन आ जाएगा। कैसे? तो अब बताते हैं। इसमें क्या होगा, संख्या को संख्या को लिखेंगे अपन, संख्या को लिखेंगे या लिखते समय क्या होगा, जो अल्प विराम होगा, लिखते समय अल्प विराम जो होगा प्रत्येक 3 अंक के बाद आएगा, प्रत्येक 3 अंक के बाद आएगा, प्रत्येक 3 अंकों के बाद आएगा, 3 अंकों के बाद आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी समझाएंगे। भारतीय पद्धति में जो अल्प विराम था वो पहले तो तीसरे स्थान पर आता था और उसके बाद हर एक दूसरे स्थान पर आता था। परंतु अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं होके हर 3 अंकों के बाद में इस हाथ से, यानी राइट हैंड साइड से हर तीसरे अंक के बाद क्या आ जाएगा? अल्प विराम आ जाएगा। कैसे आएगा? आता है तो मैं समझाता हूं आपको, और कैसे पढ़ते हैं इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहां जैसे मैंने कोई संख्या लिखाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यहां तक लिख दी। तो पहले 3 संख्या के बाद आया और अगली 3 के बाद आ गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे ये चीज भी आप ध्यान देवें, ढंग से देखेंगे तो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ हो जाएंगे, और यहाँ पे अपन 10 करोड़ भी लगा सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा? देखिए इधर 3 अंक के बाद आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
10 लाख होते ही मित्रों क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखना इधर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये जो होगा ना, ये वाला हिस्सा आपका, ये 10 करोड़ वाला हिस्सा जो है 262 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 262 मिलियन, मिलियन यहां तक हो जाएगा। फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको एक साथ पढ़ेंगे अपन 443। क्या पढ़ेंगे, 443,000। क्या बोलेंगे इसको, 443,000, 445,000, 445,000, 426 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 426, 426। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। इसमें से एक अंक यदि कम करके भी ले लेते हैं तो देख लेते हैं कि कैसे हो जाएगा। तो हमने ले लिया, जैसे कि 2 ले लिया, ये 26 ले लिया, ये 54 ले लिया, और साथ में मित्रों हमने क्या ले लिया, 44 ले लिया और 62 ले लिया। अभी इसमें भी 3-3 अंकों के बाद लगा के देखते हैं तो समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब यहाँ पे जो करोड़ में आ जाएगा, इस वाले हिस्से को हमको किस में पढ़ना है, मिलियन में पढ़ना है, और बीच वाले हिस्से को हजार में पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब कैसे, तो 62 मिलियन क्या हो जाएगा, 62 मिलियन, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, 62 मिलियन, मिलियन 445,000। क्या लिखेंगे, 445,000, 426। क्या हो जाएगा, 426। ये चीज यहां पढ़ी जाएगी इंटरनेशनल सिस्टम में। हमारे क्या था, यहां पे हम यहां सीधा लिखते थे 62 करोड़, है ना, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होकर 62 मिलियन 445,426 हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखना है, इकाई, दाई, सैकड़ा पढ़ना अपने वाले में है, परंतु समझ इंटरनेशनल सिस्टम में है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो जब यहाँ पे 10 करोड़ या 10 लाख हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसको क्या करना है, एक साथ मिला लेना, हमें 3 के जोड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे 262 मिलियन लिख देना है, फिर ये पीछे वाला 445,000 और 426। इस तरीके से हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पढ़ना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में प्रश्न कहां से आता है, क्योंकि ये चीज हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे लेना है, और ये नहीं होगा तो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न जनरली आता है 1 मिलियन बराबर होता है या 10 लाख होता है। क्या होता है, 1 मिलियन बराबर क्या होगा, 1 मिलियन में 10 लाख होंगे। ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना है। कक्षा 6 में भी है ऐसा, 1 मिलियन में कितना होता है। अब मिलियन के बाद क्या आएगा, बिलियन आएगा। क्या आएगा, बिलियन। बिलियन में क्या होगा, 1 मिलियन में 1 अरब होता है। क्या होता है आप मित्रों, 1 अरब। और एक इसके बाद 1 ट्रिलियन आएगा। क्या आएगा मित्रों, ट्रिलियन। ट्रिलियन में क्या होगा, 10 खरब होगा। क्या होगा, 10 खरब। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जनरली प्रश्न यहीं से आएगा आपका, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 अरब होता है, और 1 ट्रिलियन में कितना होता है, 10 खरब होता है। यहां से जीरोस की संख्या भी पूछी जा सकती है। जीरो की संख्या कैसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे अपने को देंगे 1 मिलियन में जीरो कितने होते हैं, हमें पता होना चाहिए। लाख में, 1 लाख में कितने जीरो, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं वो ध्यान रखना है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख लिख दो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। वापस यहां से गिन लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब प्रश्न पूछेगा 1 मिलियन में जीरो कितने होते हैं, तो गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं। जीरोस कितने होंगे, 6 होंगे। अब आपसे पूछेंगे 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो मिलियन में कितने होते हैं, 1 अरब होता है। 1 अरब लिख लो पहले हमारे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, सॉरी अरब तक ही जाना, वापस गिन लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। 1 अरब हो गया। अब 1 अरब में जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो जाएंगे, बस सीधी बात है। वापस गिन लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। 1 अरब हो गया बस। अब खरब करना है, यहाँ अरब हो गया, अरब के बाद खरब हो जाएगा, 10 खरब और अरब और फिर खरब हो जाएगा, तो इसमें 12 जीरो हो जाएंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखते रहना है, 1 बाय 1 इस तरीके से पढ़ना है। फिर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 होना चाहिए। वापस चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। अच्छा, यहाँ पे 10 खरब है और ये खरब और ये 10 खरब। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस तरीके से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो 1 खरब ही लिख दिया था, इसलिए 1 जीरो कम पड़ गया। 10 खरब करते ही क्या हो जाएगा मित्रों, एक 12वां जीरो भी हमें निकल के मिल जाएगा। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संख्या पद्धति में 3 पद्धतियां होती हैं, भारतीय पद्धति, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय पद्धति और रोमन पद्धति। अब अंग्रेजी पद्धति पढ़ रहे हैं फिलहाल, भारतीय पद्धति हमने पढ़ ली। इसमें क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और मिलियन आ जाएगा। मिलियन के बाद बिलियन आएगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन आएगा। संख्या लिखते समय अल्प विराम हर एक तीसरे अंक के बाद आता है, यहां से प्रश्न बनने लायक है। मिलियन में किस तरीके से पढ़ेंगे, तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहां से 662,445,426 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने आगे पढ़ा। 1 मिलियन में लाख की संख्या कितनी होती है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 1 अरब होता है और 1 ट्रिलियन में 10 खरब होता है। मित्रों यहां तक आप क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अगली पद्धति को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। आशा करता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तीसरी पद्धति है, उससे आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कितना आ जाएगा, 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं। 1 मिलियन इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, 1 मिलियन डिवाइड बाय 1000 या 100, इसका आंसर पूछेंगे हमको। इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो 1 मिलियन में हमें पता होना चाहिए क्या होता है। 1 मिलियन में हमारा 10 लाख होता है। कितना होता है, तो 10 लाख लिख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गए, नीचे में हजार का भाग लगाना है, तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट, तो क्या बचेगा, 1,000। ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मिलियन की जगह बिलियन लिख देगा, बिलियन की जगह ट्रिलियन लिख सकते हैं, और यहाँ पे 100, 10 या लाख बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी जीरो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई वो बता सकते हैं। अब अपन आते हैं रोमन पद्धति में। किसमें आ रहे हैं मित्रों, रोमन पद्धति पे। तो रोमन पद्धति में क्या होगा मित्रों, हम रोमन पद्धति पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी रोमन पद्धति। रोमन पद्धति को क्या कहेंगे, सबसे प्राचीन पद्धति है, सबसे प्राचीन पद्धति है गणित की, सबसे प्राचीन पद्धति है गणित की पद्धति है। इसमें क्या होगा, लैटिन भाषा के अक्षरों को, लैटिन भाषा के अक्षरों को, भाषा के अक्षरों को मिलाकर लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है, गणित की या सबसे प्राचीन पद्धति है ये, और लैटिन भाषा के अक्षरों को मिलाकर क्या किया जाता है, अंकों को लिखा जाता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे मित्रों, ध्यान देना। यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, यहां से समझने की कोशिश करना। हालांकि ये कक्षा 4 और 5 में पढ़ाया जाता है। 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, 500 और 1000, ये मित्रों है हमारा डायग्राम। रोमन पद्धति में 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 को ए बी के आकार में लिखेंगे, 10 को एक्स लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे, इसको सी, इसको डी और इसको एम। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ समझने की चीज है। 1 को इस तरीके से, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को। अब होगा क्या, इसके अंदर कुछ फैक्ट चीजें हैं, वो बात कर लेते हैं। 1, ध्यान रखना आप, 1 यहां से प्रश्न बनने लायक है। 1, उसके बाद 10, जिसके पीछे जीरो बढ़ेगा, 1 के बाद 10, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 10 के बाद 100, क्या आ जाएगा मित्रों, 100 को क्या बोलेंगे, सी, और फिर आ जाएगा 1000,
एम, इनके बारे में क्या तथ्य है वो देख लीजिए आप। ये अधिकतम अधिकतम कितनी बार लिख सकेंगे इसको, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात बची कौन सा, दूसरा 5, 50 और 500, यानी कि 5, फिर आ जाएगा आपका एल 50 और फिर ये 500 को क्या बोलेंगे हम, डी बोलेंगे। सभी का नाम आ गया होगा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, ध्यान दे रहे हैं यहां से, ये अधिकतम, ये जो संख्या है ये अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, अधिकतम 3 बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो भी समझा दिया जाएगा आपको, पर एक बार देख ले, लिखा जाएगा। और ये जो होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं किया जा सकता। रिपीट तो किया जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं लिखा जा सकता। ये यहां ध्यान रखना, ये चीजें समझा दूंगा अभी मैं आपको कैसे। ये दोबारा यानी एक साथ 2 बार नहीं लिखा जा सकता, ऐसे लिख लेते हैं। ये एक साथ 2 बार नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, ना ही किसी में से माइनस यानी घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य देखिए, ये जैसे हम 10 लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं 10 या 30 लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। ऐसा बोला मेरे को 30 लिखना है रोमन भाषा में, क्या लिखना, रोमन में 30 लिखना है तो मैं 3 बार लिख सकता हूं। लेकिन जब यदि मुझे 40 लिखना है तो मैं 3 बार से अधिक तो लिख नहीं सकता, तो चौथी बार लिखते ही मेरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथी बार लिखते ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नियम है अधिकतम 3 बार लिखेंगे। तो इसको हटाऊंगा मैं, पहले 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 बार लिखने से मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 40 लिखने के लिए मुझे पहले 50 लिख के इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अधिकतम एक साथ 3 बार लिखा जा सकता है, एक बार लिखने के बाद फिर पुनः लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 बार से ज्यादा इनको नहीं लिखा जा सकता। अब ये यहाँ वाला क्या चीज है, तो ये क्या है 5, 50 और 500, ये एक साथ 2 बार नहीं लिखा जा सकता। कहने का तात्पर्य 10 लिखना है मुझे, तो 10 लिखना है ना, रोमन में 10 लिखना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, तो फिर मेरा गलत हो जाएगा। ये 5 और 5 10 हो गए, लेकिन ये नहीं हो सकता। नहीं, इसको किसी में से घटा भी नहीं सकते, अपन ध्यान में रखना है, इसको किसी में से घटा नहीं सकते। ये चीज भी विशेष, इसमें से किसी को नहीं घटा सकते, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे ये वाली बात हो गई। अब आशा करता हूं मैं, पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मित्रों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये चीज होने के बाद हम आगे पढ़ते हैं संख्या पद्धति। ऊपर चैप्टर का नाम बदल देते हैं, ये तो संख्या लेखन था, मेन चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति। तो उसमें अपन संख्याओं के बारे में आ जाते हैं, जहां से हमें आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कहीं न कहीं 1 या 2 प्रश्न हमें सीधे सीधे प्राप्त हो जाते हैं। तो अपन सीधे सीधे उसी मुद्दे पे आ जाते हैं जहां पे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस चैप्टर का नाम लिख लेता हूं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। अब जो बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, प्राकृत संख्या क्या आएगी मित्रों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, ऐसी संख्या, प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम गिनती की क्रिया में काम में लेते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें गिनती की क्रिया में काम में लेते हैं, गिनती की क्रिया में काम में लेते हैं, सरल भाषा में बिल्कुल काउंटिंग नंबर, गणना योग्य नंबर।
काउंटिंग नंबर, ठीक है, गिनती वाले नंबर याद रख लेना। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो इन्हें इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर कहेंगे, काउंटिंग नंबर कहेंगे। ऐसी संख्या जिन्हें गिनती करने में काम में लिया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। अब ध्यान रखना, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्रश्न आता है कि प्राकृत संख्या को किस से दर्शाया जाता है, तो प्राकृत संख्या को दर्शाने के लिए n काम में लेते हैं। क्या लेते हैं मित्रों, प्राकृत संख्या को दर्शाने के लिए, प्राकृत संख्या को दर्शाने के लिए, n का प्रयोग करते हैं, n का प्रयोग करते हैं मित्रों। n से इसे दर्शाएंगे अपन, प्राकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है। अब प्राकृत संख्या मित्रों होती कौन सी है, तो प्राकृत संख्या में ध्यान रखना है मित्रों, प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी, और उससे पहले भी बता देता हूं, ऐसी संख्याओं के बाद में इस तरीके के डॉट होते हैं। क्या होते हैं कैसे होंगे वो भी समझा देते हैं आपको। जैसे ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो एक से शुरू होगी मित्रों, ध्यान रखना, ऋणात्मक नहीं होगी, सभी की सभी धनात्मक होगी। ध्यान रखना, सभी धनात्मक प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक तो प्राकृत होती नहीं है। खैर, तो 1 2 3 4 डैश 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 n, ये ध्यान रखना, ये आपकी प्राकृत। यहां से लगाकर कहने का मतलब अनंत तक है। ये जो बता रहे हैं अपन 3 ही देंगे, यहाँ पे 3 डॉट देंगे और ये n से दर्शाया जाएगा। प्रश्न आएगा इंपोर्टेंट कि प्राकृत संख्या को दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो n का प्रयोग किया जाता है मित्रों, और बहुत सारी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। फिर अपन दूसरी बात कर लेते हैं, प्राकृत संख्या के बाद मित्रों आ जाएगी पूर्ण संख्या। क्या आ जाएगी, पूर्ण संख्या। ध्यान रखना मित्रों, पूर्ण संख्या को अपन होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन मित्रों। होल नंबर में क्या होगा, जैसा कि नाम से ही विख्यात है, होल यानी पूर्ण, सभी संख्याएं। अब क्या होगा, इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, प्राकृत संख्या व जीरो। प्राकृत संख्या व जीरो के परिवार को, जीरो के परिवार या संयुक्त संख्या है, परिवार को क्या कहेंगे, को पूर्ण संख्या कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे मित्रों, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए मित्रों, होल नंबर को दर्शाने के लिए, जैसा कि इंग्लिश में नाम इसीलिए दे रहा हूं कि दोनों काम हो जाएंगे आपको। इंग्लिश मीडियम वाला कोई स्टूडेंट है तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल कहने का तात्पर्य यह है, साथ में नेचुरल है तो दोनों मीडियम के लिए काम में आ जाएगा कि दोनों को दोनों में नाम याद रखना है। रीजन क्या रहेगा, जब यहाँ पे दर्शाने के लिए n काम में लेगा तो दोनों मीडियम के लिए दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही होल नंबर में, होल नंबर को यानी पूर्ण संख्या को ये एक नहीं है, इसके साथ विराम है। पूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए W को काम में लेते हैं। W को या W का प्रयोग होता है, किसका होता है, W का प्रयोग होगा। अभी तक समझ में आ गया होगा। अब ये संख्या कौन कौन सी होगी, जैसे ये संख्या है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं। 9वीं की किताब में पहली प्रश्नावली में भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके। कैसे आएंगे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, इस तरीके से घुमा के प्रश्न आएंगे। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, परंतु यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही चांस रहेंगे। पूर्ण संख्या के अंदर क्या होगा, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या सारी आ जाएगी, यानी कि 1 से शुरू हो जाएगी, लेकिन पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, वो 0 होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या के बाद, पूर्ण प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई। अब अपन पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों, पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्या। अब यहां पे ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक को अपन इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होगा, इंटीजर नंबर में क्या होगा, सभी धन पूर्णांक। ध्यान रखना है, सभी प्राकृत यानी कि ये वाली सभी प्राकृत संख्याएं और सभी ये धनात्मक हो गई, तो सभी ऋणात्मक साथ में पूर्ण संख्या का ये, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं और उधर सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याएं,
सभी ऋणात्मक व सभी धनात्मक संख्या, वह सभी धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या है, क्या कहलाएगी? आपकी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या का जैसे कि नाम इंटीजर है, लेकिन इसे जेड से दर्शाया जाएगा। किससे दर्शाया जाएगा? पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या को जेड से दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। अब ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आएगा, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या को एन से दर्शाते हैं, तो पूर्ण संख्या को होल से दर्शाते हैं, और प्राकृत संख्या को जेड से दर्शाते हैं। अभी तो परिमेय अपरिमेय बाकी है, उनके लिए भी आएगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा वाला काम में आने वाला है। अभी इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, इस बात को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये पूर्णांक संख्या है, इसमें सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक होगी, और साथ में जीरो भी होगा। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और इधर भी, इधर जेड, इधर भी जेड। कैसे? 1 2 3 4 5, ये माइनस की आ जाएगी आपकी, और ये सभी मित्रों आपकी प्लस की आ जाएगी। तो ध्यान देवे, पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा? सभी क्या आ जाएंगे? सभी प्लस वाले नंबर, सभी माइनस वाले नंबर, और जीरो हो जाएगा। परंतु पूर्णांक संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है, भिन्न नहीं आएगी और दशमलव भी नहीं आएगी, भिन्न व दशमलव नहीं आएगी। भिन्न किसको कहते हैं? तो भिन्न ऐसे वाली संख्या है ना, हर अंश अपॉन हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसी संख्या नहीं आएगी। साथ ही दशमलव वाली यानी पॉइंट्स वाली संख्या नहीं आएगी, डेसिमल वाली 2.46 इस तरीके की संख्या है, पूर्णांक संख्या में नहीं आएगी। कई व्यक्ति पढ़ाते हैं, परंतु ये सही नहीं है। जो सही है वह यही है कि सभी प्लस वाली और सभी माइनस वाली, साथ में जीरो। ध्यान रखना है, ये सभी प्लस के हैं, ये सभी माइनस के हैं, ये न्यूट्रल होता है, न तो इसके आगे धन लगता है, न इसके आगे ऋण लगता है। यहां तक हो गया। तो यहां तक आप सभी क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मित्रों, हम इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, अगली संख्या आएगी ऋणेतर संख्या। क्या आएगी? ऋणेतर। जैसा नाम है जस्ट उसका उल्टा रहेगा, ये ऋणेतर संख्या। अब ऋणेतर संख्या में क्या होगा मित्रों? ध्यान से देखें, नाम है ऋणेतर, परंतु वास्तविक में ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक संख्या होगी। क्या होगी? ऋणेतर संख्या। चौथा नंबर आ रहा है, ऋणेतर संख्या, ऋणेतर संख्या है या संख्या। ऋणेतर संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो धनात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो, ऐसी संख्या जो ऋणात्मक ना हो, नहीं हो, अर्थात सभी धनात्मक व जीरो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब आप पूछोगे सर, ऋणात्मक, सभी धनात्मक व जीरो ऋणेतर संख्या होगी। क्या होगी? ऋणेतर संख्या होगी। अभी हमने बोला ऋणात्मक नहीं होगी, तो जीरो का तो ना धन से लेना देना है और न ही ऋण से लेना देना, इसलिए जीरो इसके अंदर गिनी जाएगी। आप कहोगे सर जीरो तो ऋणात्मक ही नहीं था, तो जीरो वास्तव में ऋणात्मक नहीं है, तो धनात्मक भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोला ऐसी संख्या जो ऋणात्मक नहीं है, अर्थात जीरो तो ऑलरेडी ऋणात्मक नहीं है ना, जीरो ऋणात्मक धनात्मक भी नहीं है, तो दोनों के बीच का कंडीशन है, इसलिए जीरो भी इसके अंदर गिना जाएगा। अगला जो होगा हमारा, यहां से प्रश्न बनने के बहुत ही चांस है मित्रों, ध्यान रखना, अभाज्य संख्या। यहां से कई बार प्रश्न आया है, अभाज्य संख्या, उसके बाद ऋण संख्या, यहां से प्रश्न बनेगा 100% ऋण संख्या। इसी संख्या को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? देखिए, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे मित्रों? प्राइम नंबर। यहां से हमें बहुत ही ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है, या अभी हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या वाला, या पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या, तीन उनमें से, और एक यहां से बनना है। यहां बने नहीं बने इसकी कोई चांसेस नहीं, लेकिन यहां बने, यहाँ 90% क्या कई बार प्रश्न आया है, तो हो सकता है इस बार भी अपने को प्रश्न मिल जाए। अभाज्य संख्या और ऋण संख्या। अभाज्य संख्या, ऋण संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं।
अब मैं एक नॉर्मल भाषा में समझा के यहाँ परिभाषा लिखूंगा। ऐसी संख्या जिसमें, मित्रों ध्यान से देखना, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। कहने का मतलब मैं समझाऊंगा कैसे। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं से भाज्य हो या भाग जाता हो, भाज्य हो। नाम है अभाज्य संख्या, ध्यान रखना, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण और मैं बता दूंगा। उदाहरण में दो में देखिए खुद का ही भाग जाता है और दो का ही जाता है। 3 में देखिए एक का भाग जाता है, खुद 3 का जाता है। 5 में देखिए एक का भाग जाता है, खुद 5 का जाता है। 7 में देखिए मित्रों एक का जाता है, 7 का जाता है। 11 में देखिए मित्रों एक का जाता है, खुद 11 का जाता है। 13 में देखिए मित्रों एक का जाता है, खुद 13 का जाता है। ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है, अपन निकालेंगे जैसे जैसे तो अपने को संख्या मिल जाती है। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्याओं में क्या होता है मित्रों, ऐसी संख्या में एक का भाग या स्वयं का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या फिर क्या कहेंगे, ऋण संख्या कहेंगे। इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या में स्वयं का भाग और एक का जाता है। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे मित्रों, वो बताता हूं मैं। सबसे छोटी, क्या प्रश्न आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है मित्रों। ध्यान रखना, 0 और 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इसलिए यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ देखिए मित्रों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं परीक्षाओं में आ चुका है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समभाज्य संख्या या एकमात्र अभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है मित्रों, 2 ही है, इसमें भी 2 ही आएगा। अब प्रश्न आएगा सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। यहां पे मित्रों लोग 1 कर देते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो मैंने पढ़ाया था आपको, 1 और 0 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो 2 आपका क्या हो गया, सबसे छोटा अभाज्य हो गया। लेकिन ये 2 एकमात्र सम है, इसके अलावा आप कितनी भी बड़ी संख्या और कितने भी सम लिख दो, कोई भी सम आपका अभाज्य नहीं आएगा, सभी भाज्य ही आएंगे। इसलिए एक तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी है, पहले नंबर पे आ गई है, देख लीजिए इनको छोड़कर। फिर क्या आ जाएगा, ये तो सम हो गई, तो ये जो आ रही है तीसरा, ये विषम है, तो विषम में सबसे छोटी कौन हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन सम में कौन है, सम एकमात्र 2 आएगा, परंतु विषम में 3 आएगा, और सबसे छोटी भी 2 ही आ जाएगा। तो यहां से प्रश्न बनने के बहुत ही चांसेस है। यहां से प्रश्न बने हुए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी एकमात्र सम कौन सी है, तो एकमात्र भी 2 ही है। इसके अलावा आप कितनी भी सम ले लो, कोई भी सम आपका अभाज्य नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। फिर आगे बात करते हैं अपन, इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन लिखवाते हैं, लेकिन भाज्य के लिए लिखेंगे इसको। हाँ, एक चीज और लिखवानी रह गई, इसके अंदर मुझे याद आया, इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्या में प्रश्न कैसे बन सकता है, तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, अभाज्य संख्या में जो गुणनखंड होंगे नंबर्स के, कहने का मतलब ये 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के, तो 1 और 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग जाएगा, स्वयं का जाएगा। अब देखिए 3 में भी 3 का गया, 1, उसके बाद 5 ले लो, 5 में भी 1 का गया, 5 का गया और 1, यानी 1 और 2, 1 और 2। इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्या में क्या होगा, अंक के, किस अंक की बात कर रहे हैं, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या के अधिकतम टुकड़े कितने होंगे, अधिकतम गुणनखंड 2 होंगे। अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे मित्रों, अधिकतम गुणनखंड 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे, अर्थात 2 ही टुकड़े होंगे, तीसरा टुकड़ा अधिकतम कितने होंगे, 2 होंगे। यहां तक हो गया। अब अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें।
इसको हटा दें हम। अब अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे मित्रों? भाज्य संख्या। नंबर आएगा 6 नंबर पे। एक काम करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के अंदर क्या होगा मित्रों? ऐसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा कई अन्य नंबरों से भी विभाजित होती हो। कहने का मतलब मैं समझाऊंगा। ऐसी संख्या, इन्हें कंपोजिट बोलेंगे इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या है कंपोजिट नंबर, है ना। भाज्य संख्या कहलाएगी ऐसी संख्या या संयुक्त और यौगिक की नाम है इसका, ध्यान रखना इंग्लिश में। संयुक्त और यौगिक संख्या, संयुक्त व यौगिक, यौगिक संख्या भी कहेंगे। कंपोजिट नंबर में क्या होगा मित्रों? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या एक स्वयं या ये बोला नहीं है, एक स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा कई अन्य संख्याओं से विभाजित होगी, से होगी। कैसे होगी समझाते हैं मित्रों। देखिए, इस संख्या का और क्या कहें, इस संख्या में क्या लिखवाएंगे? उसको लास्ट में लिखवाया था, इसको फर्स्ट में फैक्ट लिखवाते, फैक्ट बाद में लिखवा देते। चलिए, ऐसी संख्या में क्या होगा? देखिए, जैसे देखिए, जीरो आपका न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये दोनों भाज्य और अभाज्य में नहीं आते। अब बात रही थी दो आपका किस में आ गया? दो आपका अभाज्य में चला गया। तीन आपका किस में आ गया? तीन भी अभाज्य में चला गया। अब बात रहती है चार की, तो चार में देखिए किसका मित्रों भाग जा रहा है? एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, खुद चार का जा रहा है। कहने का तात्पर्य हमने पढ़ा था लास्ट में कि अभाज्य संख्या के मैक्सिमम यानी अधिकतम दो टुकड़े होते हैं, लेकिन भाज्य संख्या के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बोला एक स्वयं के अलावा कई अन्य संख्याओं का भाग जाएगा। कई अन्य संख्या कहने का मतलब आप बोलोगे सर यहाँ तो चार का ही गया। कहने का तात्पर्य यहाँ भी ये संख्या छोटी है, संख्या बड़ी हो जाएगी, कई संख्याओं का भाग जा सकता है। जैसे हम ले लेते 50। अब देखिए मित्रों, एक का भाग गया, मित्रों दो का भाग गया, यहाँ पे देखिए 5 का गया, यहाँ पे देखिए 10 का गया, यहाँ पे देखिए 25 का गया, यहाँ पे 50 का गया, कई संख्याओं का भाग गया। कहने का तात्पर्य वहां पे हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या में क्या होता है? मैक्सिमम अधिकतम दो टुकड़े होते हैं, परंतु भाज्य संख्या में कम से कम तीन टुकड़े होंगे। ध्यान रखना, कम से कम तीन होंगे, जबकि उसमें अधिकतम दो ही होंगे। तो ये मैं आगे बढ़ाता हूं इसको। तो इसके अंदर क्या होगा? हमारे को कौन कौन सी संख्याएं मिलेगी? इसके अंदर हमको संख्या जो मिलेगी उसको लिख लेते हैं। कौन सी होगी? चार, क्योंकि एक दो तीन, तीन तक तो है नहीं। चार, चार के बाद पांच नहीं है, छह हो जाएगा, सात नहीं होगा, आठ होगा, नौ, नौ के बाद 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बहुत गहन चीज लिखवानी रह गई थी, जहां से प्रश्न आता है अभाज्य संख्या में, अभी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे कौन सी होगी। बहुत ही अच्छी चीज लिखवानी रह गई, ध्यान से चुक गया, अभी लिखवा देते हैं। इसमें क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चार होगी। ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चार होगी। ध्यान रखना है, सबसे छोटी समभाज्य कौन सी होगी? ये भी चार ही होगी। लेकिन यहां से प्रश्न क्या आएगा? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी मित्रों? देखो यहाँ पे विषम में 9 आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के गलत होता है। क्यों होगा? कारण ये है कि क्योंकि 0 और 1 में उलझ के रह जाते हैं, नहीं तो फिर 3 पे आके अटक जाते हैं, नहीं 5 पे अटक जाते हैं, लेकिन यहाँ 9 तक पहुंचना बहुत ही टेढ़ा हो जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? चार होगी। सबसे छोटी समभाज्य कौन सी होगी? वो भी चार होगी। मैं यही लिख देता हूं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या कौन सी होगी मित्रों?
सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होगी और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 होगी मित्रों। यहां तक हो गया। इसके अंदर एक फैक्टर लिखना था, इसके कम से कम, इसके यानी कि इसके सही भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं यानी कंपोजिट नंबर की, इसके कम से कम मिनिमम उसकी मैक्सिमम बात कर रहे थे यानी अधिकतम कर रहे थे, किसकी? अभाज्य की भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। इसके कम से कम 3 टुकड़े होंगे, कम से कम 3 टुकड़े होंगे। कितने होंगे? 3 टुकड़े या 3 गुणनखंड होंगे, 3 टुकड़े होंगे। कैसे होंगे मित्रों? पहले ही बता दिया था। ये देखिए, ये 4 सबसे छोटी संख्या है, उसी को लेके करना है ताकि हमारे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1, 2 और 3, कहने का मतलब एक बार हमने टुकड़े कर दिए, पुनः टुकड़े नहीं होने चाहिए, इसको कहते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड में इस तरीके से ये टुकड़े हो चुके हैं, तो ये 3 टुकड़े होंगे कम से कम। अधिकतम तो जैसे संख्या होगी उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अभाज्य संख्या में देखिए आप, अभाज्य संख्या में तो 1 और 2 में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि खुद का भाग और 1 का भाग जा रहा है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, उसमें अभाज्य संख्या में मुझे कुछ चीज लिखवानी थी, वो भी लिखवा देता हूं मैं। अभाज्य संख्या में क्या लिखना है? अभाज्य संख्या में लिखो, अभाज्य संख्या में देखो, अभाज्य संख्या में क्या होगा? तो अपने को यहां से प्रश्न आते हैं कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 25 होगी मित्रों, ध्यान रखना है। बाकी की आपको निकाल लेनी है, याद नहीं रखना है हमें। याद गणित में कुछ भी याद नहीं रखा जाता है, गणित में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, सब बताइए 1 से 25 तक कितनी होती है? 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या बताओ। बीच अभाज्य संख्या में, बीच में अभाज्य संख्या। अब इसको कोई रट्टा नहीं लगाना, हमें किसी भी प्रकार से याद नहीं करना, हमें समझना है। लिख लो एक बार 1 से 25 तक की संख्या, फिर बता देते हैं आपको काउंटिंग करके। लिख लेते हैं अपन। ये देखिए, मैं समझाता हूं आपको, ढंग से समझ लेना, आपको कहीं कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर कैसा भी प्रश्न दे दे अगला, हम आराम से कर लेंगे। 22, 23, 24 और 25। एक बार मैं गिन लेता हूं, बराबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब देखिए, ये तो आपकी है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब पता कैसे लग रहा है मित्रों? मैंने बताया था, जिसमें खुद का भाग जाए, यानी 2 में 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 में 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 5 में 5 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। इस तरीके से 7, फिर आपका 11, फिर आपका 13, फिर मित्रों आपका ये 15 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, 15 नहीं होगा। फिर आपका आ जाएगा 17, 17 के बाद मित्रों आपका आ जाएगा 19, 19 के बाद आपका आ जाएगा 23। तो आप काउंट कर लो, बस सीधे सीधे बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बस हो गया। 1 से 25 के बीच में 9 संख्या होती है। इस तरीके से हमें गिनती कर लेनी है, किसी भी प्रकार से कुछ भी याद नहीं रखना है। याद वह रखते हैं जो केवल परीक्षा को अपना एक काम निकालना मान रहे, लेकिन हमारे को यहाँ काम नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, हमारा एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली संख्याओं को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मित्रों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे एक और चीज लिखवानी थी, हालांकि वो लिखवा ली मैंने, बोल दिया था, पर लिख लेते हैं। आप लिख लें, 0 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ऐसे प्रश्न आते हैं। 0 को क्या है? निम्न में से 0 की स्थिति। तो 0 की स्थिति क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 0 न ही भाज्य है, न ही भाज्य व न ही अभाज्य है। ये हो गया आपका। अब मित्रों हमको क्या पढ़ना है? अब पढ़ रहे हैं अपन सहभाज्य संख्या। क्या पढ़ रहे हैं? सहभाज्य संख्या। शायद 6वां 7वां 8वां नंबर है। नंबर आप देख लेना कौन सा चल रहा है। सहभाज्य संख्या कौन सा आएगा? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, भाज्य नहीं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? इसको कोप्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। इसके अंदर ध्यान रखना है, कोप्राइम नंबर में क्या होगा? कोप्राइम नंबर
ऐसी संख्या है जो दोनों की दोनों अभाज्य हो, ध्यान रखना है, सह अभाज्य की नाम ही सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी ऐसी दो संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्या, ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्याएं, मैं समझा दूंगा कैसे, ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्याएं जिनका मसप, इंग्लिश में एचसीएफ बोलेंगे, मसप एचसीएफ, एचसीएफ एक हो। कैसे? पहले तो ध्यान ये रखना है दोनों की दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और फिर दोनों का जो मसा आ रहा है यानी एचसीएफ आ रहा है वो एक आना चाहिए। कहने का मतलब मैं ले लू 0 और 1, नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है और ये भी अभाज्य संख्या, मतलब ये भाज्य और अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते कि आप इसमें से ये संख्या ले लीजिए, आप ये भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अभाज्य नहीं है। ध्यान रखना, अभी पढ़ा था 0 नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है, मतलब दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए। यानी 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, ये जोड़ा बन सकता है। क्यों बन सकता है? कारण बताऊं, अभी तो दोनों अभाज्य है, परंतु एक और शर्त फाइनल करना चाहिए, यानी पहले तो अभाज्य होनी चाहिए, साथ में दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए मित्रों, 1 आना चाहिए। तो देखो 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ यानी मसप 1। और इधर देखिए, ये देखिए 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, मित्रों ये देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है। अब ये एचसीएफ 1 आया अर्थात ये को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने 5 और 11, 7 और अपन ले लेते हैं 3, कोई सी भी संख्या ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है उनका मसप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, को प्राइम नंबर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। कोई बोलेगा 23 ले लू सर और 19 ले लू, बिल्कुल राइट है आपका, कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अभाज्य है और दोनों ही क्या है, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सहभाज्य के साथ में प्रश्न उत्तर कराऊंगा, उससे मैं और क्लियर होगा। अगला प्रश्न क्या आएगा, को प्राइम के बाद आएगा ट्विन प्राइम, यानी युग्म भाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। यहां स्पेलिंग खुद लिख देना, NUMBER, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या में क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं दोनों अभाज्य होनी चाहिए। पहले तो ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। कैसे समझाता हूं, ऐसी प्राकृत अभाज्य संख्याएं, प्राकृत अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर 2 हो मित्रों। कैसे? दोनों पहले तो अभाज्य होनी चाहिए, शर्त इसमें भी वही है, दोनों अभाज्य होनी चाहिए और दोनों का अंतर भी 2 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहां से ये उठा लो, नहीं, इसका अंतर 4 आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 और 3 भी नहीं हो सकता आपका, 2 और 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दोनों ही अभाज्य हैं और दोनों का अंतर 3 है, नहीं ये नहीं हो सकता, तो गलत। तो 2 और 5 नहीं हो सकता, 5 और 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब मित्रों देखिए 5 और 7 क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अब कौन सी संख्या ले सकते हैं अपन, 11 ले सकते हैं और 13 ले सकते हैं मित्रों। देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 है, 2 आ रहा है और दोनों ही अभाज्य है। 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों का अंतर 2 है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी जिनका अंतर कितने का हो, 2 का हो, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को युग्म अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। यहां तक हो गया। अब मित्रों नेक्स्ट क्लास में अब सम संख्या और विषम संख्या पढ़ लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। हालांकि ये छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सम और विषम संख्या, सम संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए, 2 का भाग जाता हो। और इसमें क्या होगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। कैसे मित्रों, समझा दूंगा मैं आपको। एक चीज और, जिन संख्या के इकाई पर 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, इकाई पे, कहने का तात्पर्य कहां पे, यहां पे, ये लो इकाई पर, उनमें से कोई एक हो तो आपकी सम संख्या है, ये लो। अब ये सम संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 9 है, इनमें से नहीं है।
तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। सम होने के लिए यहाँ या तो 0 हो या 8 हो, कुछ भी हो। अब विषम संख्या में आपको बता दिया 0, 2, 4, 6 और 8 इकाई पर नहीं होंगे। कहां नहीं होंगे? इकाई पर नहीं होंगे, इकाई पर नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे? ये इकाई पर होंगे। कहां होंगे? इकाई पर। बस ये हो गया आपका आज 13 लगभग संख्या है। अगली क्लास में अपन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पेंडुलम संख्या और भी बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अभी तो बहुत सारा चैप्टर बाकी है, लेकिन आशा करता हूं मैं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे पढ़ने से पहले, इससे पहले वाली क्लास को व्यवस्थित पढ़ ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और यहां से जहां कहीं से भी प्रश्न आएगा वो आप इजी गोइंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। सादर वंदे।